हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू यूआईएस एकेडमी कोरबा से। आज का हमारा टॉपिक यांत्रिकी के भाग 3 को लेकर है। इसमें हम पलायन चाल, ससंजक बल, पृष्ठ तनाव, लिफ्ट जैसे टॉपिक कवर करेंगे। बहुत सारे टॉपिक को आज हमको कवर करना है। तो आइए आज का जो हमारा वीडियो है वो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है पलायन चाल। सबसे पहला टॉपिक है पलायन चाल। पलायन चाल को गलती से पलायन वेग भी कह दिया जाता है ना। पलायन चाल जो है, इसके स्पीड, ये क्या होता है तो देखिए, सबसे पहले इसका वैल्यू समझते हैं। सबसे पहले सूर्य के लिए पलायन चाल का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन चाल का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और चंद्रमा के लिए पलायन चाल का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो पहले ये वैल्यू, जो डेटा आपको इसमें याद रखने हैं। अब समझते हैं कि ये पलायन चाल क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी के लिए क्या है, 11.2 है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे और उसके बाद समझेंगे। जैसे हम एक पृथ्वी बना लेते हैं, ये हमारा पृथ्वी है। याद रखेंगे, हम पृथ्वी के अंदर नहीं बल्कि पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर रहते हैं हम, और उसके ऊपर क्या है, तो उसके ऊपर ये वायुमंडल है। ठीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल आप सुने होंगे। तो ये जो वायुमंडल है, अगर हम कोई बॉल ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ना, अभी हम पृथ्वी पर हैं, जमीन पर हम खड़े हैं, बॉल को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय बल जो उस पर लगता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बॉल एक दूर तक, एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद वापस आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस बॉल को हम इतने स्पीड से फेंकें, है ना, जैसे आप जादू पिक्चर में देखते होंगे ना, जादू पिक्चर में आपने देखा है, जो ऋतिक रोशन है, जो वो फुटबॉल को मारता है तो फिर वो वापस ही नहीं आता है। तो उसने कितने स्पीड से फुटबॉल को मारा, है ना, वो फुटबॉल कितने स्पीड से निकला कि गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर गया और पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आया, है ना। तो वो स्पीड है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर। इमेजिन कीजिए, 1 किलोमीटर, आप जानते हैं 1 किलोमीटर कितना दूरी को कहा जाता है। 1 सेकंड में 1 किलोमीटर नहीं, 11.2 किलोमीटर पार हो जाए, मतलब एक बार काटा सेकंड का होगा और 11.2 किलोमीटर कोई चीज पहुंच जाए। तो इस स्पीड से अगर किसी चीज को फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस नहीं आता है। जबकि अगर आप सूर्य पर खड़े हैं तो सूर्य पर पलायन चाल का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड है। जबकि चंद्रमा पर अगर आप खड़े हैं तो चंद्रमा पर पलायन चाल 2.37 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में 2.37 किलोमीटर की स्पीड से अगर हम भेजें इस स्पीड से, तो वो चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि पलायन चाल नाम से स्पष्ट है। पलायन का मतलब भाग जाना, पलायन कर देना। इसके लिए कुछ अलग चीजें भी हमको देखना है पलायन चाल में। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पलायन चाल। अब हम समझते हैं पलायन चाल का मान √2 इंटू कक्षीय चाल भी होता है। ये √2 का मतलब होता है 41%, है ना। अगर किसी पिंड को, मतलब किसी उपग्रह, है ना, किसी ग्रह के चारों ओर, देखिए ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा हमारा परिक्रमा कर रहा है, और भी कोई ग्रह जो है परिक्रमा कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं, है ना, मान के चलते हैं पृथ्वी नहीं है, कोई और ग्रह है। तो जितने भी उपग्रह है ना, उपग्रह है, अगर वो चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह है कौन, चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अगर इस चंद्रमा का जो चाल है, कक्षीय चाल, कक्षीय चाल मतलब इस कक्षा में जो इस स्पीड से वो घूम रहा है, इस कक्षीय चाल को 41% अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर चंदा मामा दूर के हो जाएंगे, चंद्रमा का भी नहीं दिखेगा हमको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल को 41%, जिस स्पीड से घूम रहा है, मान लीजिए इस स्पीड से घूम रहा है, आपको दिख रहा होगा, अगर इसको 41% मतलब 41% 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए लगभग, है ना, तो 41% अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ये क्या होगा, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाने को छोड़कर भाग जाएगा, पलायन कर जाएगा। तो पलायन चाल बराबर कक्षीय चाल के लिए ये 41% होता है। 41% अगर स्पीड बढ़ गया तो चंद्रमा का भी नजर हमको नहीं आएगा। तो ये हो गया पलायन चाल। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा ससंजक बल और असंजक बल। तो इस टॉपिक को भी हम देख लेते हैं कि ससंजक बल, असंजक बल क्या होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है पलायन चाल में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ससंजक बल और असंजक बल। तो ससंजक बल का मतलब होता है दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाता है ना। ससंजक बल, ये हमारा अगला टॉपिक है। ससंजक बल को कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? कोहेसिव फोर्स, है ना।
तो याद रखेंगे, जब देखिए यहाँ पर हम एक ट्यूब ले लेते हैं और इसमें भर देते हैं हम पानी, ठीक है, इसमें हम भर देते हैं क्या, पानी भर देते हैं। और यहाँ पर हम एक ट्यूब ले लेते हैं जिसमें हम भर देते हैं पारा, क्या भर देंगे, मरकरी, है ना। तो इसमें हम भर देंगे मरकरी, पारा भर देते हैं। अब समझना, ये है हमारा जल, पानी, और ये है हमारा पारा। ससंजक बल क्या होता है, तो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ही ससंजक बल है। समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। जैसे जल और जल का कोई एक अणु जल के दूसरे अणु के बीच में जो बल लग रहा होगा वो ससंजक बल कहलाएगा, जबकि पारा का एक अणु और पारे का ही दूसरा अणु, इन दोनों के बीच जो बल लग रहा होगा वो असंजक बल कहलाएगा। अब समझेंगे, समान अणु के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहा जाता है। तो असमान अणु कैसे होगा, तो असमान अणु के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहा जाता है। जैसे ये मान लेते हैं कांच का ट्यूब है, तो पानी का जो अणु है और ये जो कांच है, पानी और जो कांच है, तो देखिए पानी एक अलग चीज है, कांच एक अलग चीज है, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो असंजक बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंजक बल। जैसे पारा और कांच के बीच में जो बल लगेगा वो असंजक बल लगेगा। तो क्लियर रहेंगे, समान अणु, सेम अणु, है ना, रहेंगे अगर, तो उसको ससंजक बल कहा जाता है, जबकि असमान अणु, दो अलग अलग अणु के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। अब पहला चीज, पानी कांच में चिपकता है ना। आप अगर कांच के गिलास में पानी पीते होंगे तो आप देखते होंगे पानी कांच में चिपकता है, क्यों, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पारा कांच में नहीं चिपकता, क्यों। आप थर्मामीटर में देखें, है ना, पारा जो है कांच में नहीं चिपकता है, जबकि पानी कांच में चिपक जाता है। कारण क्या है, कारण ये है कि पानी कांच में इसीलिए चिपक जाता है क्योंकि उसके समान अणु, मतलब अपने ही अणुओं के बीच जो है बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं होता है ना। पानी आसानी से टूट जाता है, आप बहाएंगे पानी तुरंत बह जाएगा। मतलब असंजक बल का मान अगर ज्यादा हो जाए, असंजक मतलब दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच का मान अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, पानी कांच में चिपकता है। इसका मतलब है, पहले क्वेश्चन का आंसर है कि असंजक बल का मान क्या है, तो असंजक बल का मान ज्यादा है ना। असंजक बल का मान ज्यादा है, इसलिए पानी जो है कांच में चिपकता है। इसका मतलब ये है कि ससंजक बल का मान कम है। यहाँ पर असंजक बल का मान ज्यादा है, मतलब ससंजक बल का मान कम है। असंजक बल का मान ज्यादा है, ससंजक बल का मान कम है। ससंजक बल क्या होता है, तो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल है, और समान अणुओं के बीच लगने वाला बल अगर कम है तो वो बॉन्ड तोड़ेगा और किसी भी चीज में चिपक सकता है। जबकि पारा जो है, पारा में याद रखना ससंजक बल ज्यादा होता है और असंजक बल कम होता है। याद रखेंगे, असंजक बल कम और ससंजक बल ज्यादा। अब समझते हैं, ससंजक बल ज्यादा मतलब पारा का एक अणु और पारे का जो दूसरा अणु है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए बोल रहा हूं ससंजक बल ज्यादा होता है पारे में, है ना। और इस कारण क्या होता है, ये पारा जो है कांच के ट्यूब में नहीं चिपकता है, मतलब असंजक बल कम है। अगर असंजक बल ज्यादा होता तो पारा कांच में चिपक जाता। तो आप खुद देखोगे पारा एक रबड़ जैसा होगा, है ना, थोड़ा लिक्विड जैसा आपको दिखता होगा, छू के तो नहीं देखे होंगे, लेकिन लिक्विड जैसा दिखता होगा, थोड़ा टाइट रहता होगा, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं हम। और पानी तो हम छू के देखे हैं तो देखते हैं जैसे पानी में हाथ डालते हैं तो पानी जो है हाथ में भी चिपक जाता है, ठीक है। तो क्यों चिपक जाता है, क्योंकि उसके ससंजक बल का मान कम है और असंजक बल का मान ज्यादा होता है। पारा कांच में क्यों नहीं चिपकता है, कारण यह है कि असंजक बल का मान कम है और ससंजक बल का मान ज्यादा होता है। इस टॉपिक के बाद, ये टॉपिक के बाद हमको अगला टॉपिक देखना है, वो है पृष्ठ तनाव, है ना। आज बहुत सारे टॉपिक हमको कवर करने हैं, तो अगला टॉपिक है हमारा पृष्ठ तनाव। तो सबसे पहले पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि pृष्ठ तनाव होता है बल बट्टे लंबाई। पृष्ठ तनाव का क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला है पृष्ठ तनाव का बल बट्टे लंबाई। पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरफेस टेंशन। और इसका फॉर्मूला है बल बट्टे लंबाई। बल का मात्रक है न्यूटन, बल का मात्रक है न्यूटन, और लंबाई का मात्रक है मीटर। मतलब ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, जो क्या कहा जाएगा, न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट हो गया। अब समझते हैं कि हम पृष्ठ तनाव को क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज, तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, सरफेस टेंशन, एसटी लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे, यहाँ पूरा लिखेंगे आप।
तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है, इसलिए तेल जो है वो पानी की सतह पर फैल जाता है। आप देखते होंगे कोई भी ऑयल अगर पानी के ऊपर गिरा हुआ है तो उसके ऊपर एक पतली परत बना लेता है ना। तो मान लेते हैं ये है आपका पानी, है ना, और इसके ऊपर जो है अगर आपने तेल छिड़क दिया तो वो तेल जो है पानी से मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर क्या कर लेता है, पतली परत बना लेता है। अब समझते हैं एक और चीज, है ना, पानी के बीच में कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग होगा, है ना, पानी और पानी जो है इसके बीच में कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग होगा। तो होता क्या है, आप जानते हैं कि मच्छर जो है वो गंदे पानी में ही पनपते हैं। मान लेते हैं ये गंदा पानी है और इसके ऊपर ये मच्छर के लार्वा हैं, अंडे हैं उनके, है ना, ये लार्वा है। तो अगर ये लार्वा पानी के अंदर चले जाए, है ना, तो ये मर जाएंगे, मच्छर पैदा नहीं हो पाएगा। मच्छर हमेशा पानी के ऊपर, गंदे पानी के ऊपर पनपते हैं, याद रखेंगे। तो होता क्या है, मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए पानी का जो है पृष्ठ तनाव कम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए मिट्टी का तेल का छिड़काव किया जाता है। आप देखे होंगे मिट्टी का तेल छिड़कने से पानी और पानी के बीच में जो ये बॉन्डिंग बना हुआ है ना, पानी और पानी के बीच में जो ये बॉन्डिंग बना हुआ है ये ब्रेक होता है, ये क्या होता है, टूटता है, और मच्छर के लार्वा जो है वो पानी के अंदर चले जाते हैं, और पानी के अंदर जाने से वो क्या करते हैं, अंदर जाकर मर जाते हैं। तो इससे ये क्या होता है कि मच्छर नहीं पनप पाते। मतलब मिट्टी का तेल जो है वो क्या करता है, पानी के पृष्ठ तनाव को कम करता है ना। तनाव ज्यादा है इसलिए लार्वा अंदर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन तनाव कम कर देता है जिससे लार्वा अंदर घुस जाते हैं ना, ये बहुत हल्के होते हैं। तीसरा, साबुन या अपमार्जक मिलाने से भी पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। साबुन या अपमार्जक मिलाने से भी पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए गरम सूप जो है वो स्वादिष्ट लगता है हमको, जबकि ठंडा सूप जो है हमको स्वादिष्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव, गर्म सूप जो है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो क्या करता है, पूरे जीभ में फैलता है, इस कारण गर्म सूप हमें अच्छा लगता है, जबकि ठंडा सूप हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो गर्म सूप का भी कारण क्या है, पृष्ठ तनाव है। साबुन या अपमार्जक मिलाने से पृष्ठ तनाव कम होता है। मिट्टी का तेल जो है इसको छिड़कने से पृष्ठ तनाव पानी का कम होता है, जिससे मच्छरों के लार्वा जो है वो अंदर जाकर मर जाते हैं। तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, इस कारण वो पानी की सतह पर फैलता है। याद रखेंगे इसका, तेल का पृष्ठ तनाव जो है कम होता है इसलिए वो पानी की सतह पर फैलता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक पृष्ठ तनाव को लेकर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दाब, प्रेशर पढ़ेंगे, है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है प्रेशर, सबसे पहले इस पे आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला, कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने पृष्ठ तनाव देखा, पृष्ठ तनाव से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल देखे, उसमें एक दो एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं कि वर्षा के बूंदों का गोलाकार होता है। आप देखते होंगे कि वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार होती है, उसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार होती है। अगर जल की सतह पर सूर्य की नोक को लिया जाया जाए, अगर कोई जल की सतह है यहाँ पर सूर्य की नोक को ले जाया जाए तो ये हिलती हुई प्रतीत होती है पृष्ठ तनाव के कारण। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो दाब है। तो सबसे पहले जानते हैं दाब का फॉर्मूला, प्रेशर। तो दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब फिर से बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा जाता है। याद रखेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा जाता है। इसका मतलब दाब को किससे नापा जाता है, पास्कल से। अब समझते हैं कि दाब मापने का यंत्र क्या है। तो दाब मापने का जो यंत्र है वो है बैरोमीटर। याद रखेंगे बैरोमीटर, दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर। दाब जो है हमने देखा बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल को न्यूटन से, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से मापा जाता है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। और पास्कल जो है ये दाब मापते हैं, और दाब मापने का यंत्र जो है मतलब डिनोट पास्कल से किया जाता है, उसका मात्रक पास्कल है, लेकिन इसको मापने का यंत्र 1 पास्कल है कि 2 पास्कल है, 3 पास्कल है, इसको मापने का यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। और बैरोमीटर की खोज करता है टॉरिसेली। याद रखेंगे बैरोमीटर के खोजकर्ता टॉरिसेली है, टॉरिसेली। अब बैरोमीटर को लेकर 3 चीजें हमें समझनी है। अगर बैरोमीटर, मान लेते हैं ये बैरोमीटर है, यहाँ पर रीडिंग है ना, रीडिंग लगा हुआ है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक, इंग्लिश में रीडिंग बोलते हैं, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर जाए, इसका मतलब है आंधी आएगी। अचानक मतलब आंधी, अचानक मतलब
आंधी। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी आती है, याद रखेंगे क्या आती है, आंधी। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिर रहा है इसका मतलब वर्षा होगी। जैसे वर्षा धीरे धीरे हो रही है ना, तो धीरे धीरे बारिश हो रही है, ऐसा समझेंगे कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तो बारिश होगी। और अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है इसका मतलब मौसम साफ रहेगा, है ना, मौसम साफ रहेगा यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे। तो 3 कंडीशन आपको याद रखने हैं बैरोमीटर के लिए। पहला, अगर अचानक गिर जाए तो आंधी आएगा, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ रहेगा। अब समझते हैं कि यदि आप देखे होंगे कि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही पहला, पर्वतारोही जो होते हैं, पर्वतारोही के नाक से खून निकलने लगता है ना, जो पर्वत की चढ़ाई करते हैं देखते हैं आप, उनके नाक से खून निकलने लगता है, उसका कारण है वायुमंडलीय दाब का कम होना। दूसरा, फाउंटेन पेन से स्याही का निकलना, ये भी वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण होता है। अगर आप एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं तो फाउंटेन पेन से स्याही निकलने लगती है ना, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। तीसरा है पर्वतों पर खाना देरी से बनना, तो पर्वतों पर खाना देरी से बनने का कारण है वायुमंडलीय दाब का कम होना, जबकि इसका सबसे अच्छा कारण ये है कि पर्वतों पर पानी का जो क्वथनांक है वो कम होता है, तो क्वथनांक कम होने के कारण खाना देरी से बनता है। कभी कभी ये भी कह दिया जाता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये भी कह दिया जाता है कि वायुमंडलीय दाब कम है इसलिए पर्वतों पर खाना देरी से बनता है। इसके अलावा आप और एक एग्जांपल जाते हैं कि जैसे प्रेशर कुकर आपने सुना होगा, है ना, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, दाब के कारण। वैसे कील जो है, कील का जो सिरा होता है वो नुकीला बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ये बिंदी क्यों बनाया जाता है, तो देखो, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ज़्यादा लगेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझा दिया है कि नीचे की चीज़ अगर घटेगी तो बगल की चीज़ बढ़ती है, तो क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ज़्यादा लगेगा और कील जो है वो दीवार में घुस जाएगा। तो ये है दाब। तो दाब का चैप्टर भी हमारा खत्म। इसके बाद हमको पढ़ना है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो समझते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं किसी बॉल का वजन W है ना, और उसको जल में आप डुबा रहे हैं। किसी बॉल का वजन W है और W वजन के बॉल को आप जल में डुबा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जार हो गया जिसमें जल भरा हुआ है और ये हो गया इसका सतह, है ना। टॉपिक क्या है हमारा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। याद रखेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो उत्प्लावक बल पर डिपेंड करता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। और समझते हैं कि कोई बॉल जैसे आपने डाला पानी में, अगर भार कम है तो सतह पर तैरते रहेगा, थोड़ा भार ज़्यादा है तो बीच में कहीं तैरता रहेगा, और सबसे ज़्यादा भार है तो नीचे आ जाएगा, है ना, सबसे नीचे डूब जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, पहले तो अपन ये समझते हैं कि वस्तु का भार क्या है। तो वस्तु का भार है W। आप देखे होंगे जब आप पानी के ऊपर खड़े होते हो तो आप गिर जाते हो सीधा नीचे, लेकिन अगर आप कोई लकड़ी अगर पानी के ऊपर रख दी है तो लकड़ी जो है वो पानी में डूबता नहीं है, वो क्या करता है, तैरते रहता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो होता यह है कि जब हम कोई वस्तु पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर एक उत्प्लावक बल कार्य करता है, अप थ्रस्ट फोर्स कार्य करता है, और उत्प्लावक बल जो है वो ऊपर की ओर कार्य करता है। मतलब कोई चीज़ हम जल में डुबा रहे हैं तो जितना वो पानी हटाएगा उतना बल ऊपर उसके ऊपर लगाया जाता है। तो हमारा वजन ज़्यादा होने के कारण जितना हम पानी के ऊपर ताकत लगा रहे हैं नीचे पानी पर, उतना पानी जो है उतना ताकत हमको दे नहीं पाता है, इस कारण जो है हम क्या होते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन ये वस्तु का भार W है, तो इस तरह से उत्प्लावक बल का मान कितना है, तो उत्प्लावक बल है W1। तो ये इसमें भी W1 लगेगा, इसमें भी W1 लगेगा। मतलब किसी वस्तु पर दो तरह के बल कार्य करते हैं, एक उसका भार जो नीचे की ओर लग रहा है और एक उस भार को रोकने के लिए पानी जो नीचे से ताकत लगा रही है। अब पहला कंडीशन ये है कि अगर W ज़्यादा है W1 से, इसका मतलब क्या है कि वस्तु का भार ज़्यादा है उत्प्लावक बल से। तो जैसे हम अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा भार ज़्यादा है
जितना पानी हमको रेजिस्ट कर सकता है, तो हम क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं, है ना। इसीलिए वस्तु का भार ज़्यादा है उत्प्लावक बल से, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। ठीक है। दूसरा, यदि दोनों बराबर हो जाए, मतलब हमारा भार और हमारे द्वारा हटाए गए पानी का भार अगर बराबर हो जाए, है ना। जैसे कोई ऐसा वस्तु ले लेते हैं जो पानी से भी हल्का हो, पानी के भार के बराबर हो, जितना पानी वो हटाए उसके पानी के भार के बराबर हो, मतलब जितना उसका भार हो उतना ही पानी का भार हो, है ना। तो क्या होगा, तो वस्तु जो है वो सतह के नीचे तैरेगी, सतह के नीचे तैरती है। अगर किसी वस्तु का भार, जैसे ये बॉल का भार जो है वो बराबर हो जाए इसको नीचे से रजिस्ट करने वाले भार के या बल के, तो ये पानी के, ये सतह है तो सतह के नीचे तैरते रहती है। ठीक है, सतह पर नहीं तैरती है, सतह के नीचे तैरती है। और यदि, अब हम लकड़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यदि W जो है कम हो W1 से, मतलब अगर उत्प्लावक बल का मान ज़्यादा हो जाए, जैसे लकड़ी, अगर लकड़ी को हम पानी में डाल रहे हैं, थर्माकोल को पानी के ऊपर रख रहे हैं, बर्फ़ को पानी में डाल रहे हैं अगर, तो वो क्या करेगा, उसके सतह पर तैरेगा। मतलब उसका जो भार है अगर कम हो जाए, वस्तु का भार कम हो जाए उत्प्लावक बल से, तो वस्तु जो है सतह पर तैरती है। 3 कंडीशन मैंने आपको बताया। अगर वस्तु का भार ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी, वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है तो सतह के नीचे कहीं भी तैरते रहेगी, और यदि वस्तु का भार जो है वो कम हो जाए और वस्तु का उत्प्लावक बल ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर क्या दिख रहा है तीसरा कंडीशन में, उत्प्लावक बल ज़्यादा हो जाए तो वस्तु क्या होगी, सतह के नीचे तैरती है। तो 3 कंडीशन हमको समझना है, ये तीनों कंडीशन, कि किस कंडीशन में क्या होता है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, पानी का जहाज समुद्र में नहीं डूबता है। आप देखे होंगे पानी का जहाज जो है वो समुद्र में नहीं डूबता है। कारण क्या है, देखे होंगे आप, जहाज तो खोखला होता है, तो जितना पानी वो हटा रहा है उतना पानी जो है नीचे से उसको क्या करता है, ताकत देता है, उतना अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो नहीं डूबता है। ठीक है। दूसरा, अगर कील को देखा जाए, अगर कील को पानी में डुबाया जाए, है ना, तो क्या होगा, वो डूब जाता है। कारण क्या है, तो जितना ये कील है मान लेते हैं, जितना भार इस कील का होगा उतना ही भार, जितने भार इस कील का होगा या जितना जगह ये घेरेगा कील, उतना ही पानी जो है, उतने पानी को अगर तौल कर देखें तो क्या बराबर आएगा। पानी हल्का है किससे, लोहा से, ये लोहा जो है ज़्यादा भारी है, इसीलिए कील जो है वो डूब जाता है। ये जितना पानी हटाएगा, अगर पानी के ऊपर डुबा रहे हैं तो जितना पानी इसको ये हटाएगा कील, उतना बल नीचे से नहीं मिल पाता है, इस कारण कील डूब जाता है। मतलब कील पानी में डूब जाता है, पानी का जहाज पानी में नहीं डूबता है। जबकि तीसरा एग्जाम्पल है बर्फ। बर्फ का घनत्व जो है, बर्फ का घनत्व पे डिपेंड करता है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इस कारण बर्फ जो है वो पानी पर तैरते रहता है। याद रखेंगे, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए वो पानी पर तैरता है। जैसे यहाँ पर हमने एक आइस क्यूब डाल दिया तो पानी पर वो तैरते रहेगा। तो आपको ये बताना है कमेंट में कि पानी के ऊपर तो तैरता है, लेकिन इसका कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है और कितना हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है। मतलब कोई बर्फ है तो उसका कितना हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है और कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। अब चौथा कंडीशन है, इसी बर्फ का घनत्व अल्कोहल से ज़्यादा होता है। याद रखेंगे, इसी बर्फ का घनत्व अल्कोहल से ज़्यादा होता है। इस कारण आप देखे होंगे अल्कोहल में जैसे ही बर्फ डालते हैं बर्फ डूब जाता है ना। पानी में डालते हैं नहीं डूबता है, लेकिन अल्कोहल, दारू है ना, अल्कोहल में अगर बर्फ डालते हैं तो वो डूब जाता है। तो इस तरह से आप समझ लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा लिफ्ट। तो लिफ्ट देखते हैं कि लिफ्ट में हमको क्या क्या चीज़ें समझनी है। तो लिफ्ट में भी हमको 3 चीज़ें समझनी है। एक, जब लिफ्ट रुका हुआ हो, दूसरा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा हो, और जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा हो। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो लिफ्ट को लेकर है। 3 कंडीशन हमें पढ़ने हैं लिफ्ट को लेकर। सबसे पहले 3 टेबल बना लेते हैं। 3 लिफ्ट बना लिया हमने, इस पर हम खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इस पर खड़े हो जाइए लिफ्ट के ऊपर। अब देखते हैं तीनों कंडीशन में। पहले कंडीशन में लिफ्ट रुका हुआ है, पहले कंडीशन में लिफ्ट रुका हुआ है, ये समझते हैं। दूसरा कंडीशन में लिफ्ट ऊपर जा रहा है
है ना, और तीसरे कंडीशन में लिफ्ट जो है नीचे जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर लिफ्ट में खड़े हैं और अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो आपका जो भार W बराबर mg है ना, mg मतलब द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, ये नीचे की ओर लगेगा और नीचे से आपको आपके पैर के पास एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा जिसको Fn कहते हैं। तो Fn बराबर mg है, इसका मतलब आपका आभासी भार जो है वो वास्तविक भार के बराबर होगा। आपका जो आभासी भार है वो वास्तविक भार के बराबर होगा। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, जब लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो देखिए यहाँ पर जो बल लगेगा, है ना, आपका mg नीचे लग रहा है और इसके अपोजिट में Fn ऊपर लग रहा है। इसका मतलब Fn बराबर क्या हो गया, Fn बराबर हो गया mg। अब लिफ्ट को जब ऊपर ले जाना है तो m इंटू a के मतलब त्वरण से, किसी त्वरण से ही लिफ्ट को ऊपर ले जाया जाएगा। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस करेंगे, दोनों में से m कॉमन निकालेंगे तो g प्लस a हो जाएगा। इसका मतलब जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आभासी भार जो है प्लस है ना, इसका मतलब आभासी भार ज़्यादा होता है वास्तविक भार से। तो आप खुद लिफ्ट पर चढ़कर देखे होंगे, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमको लगता है हमारा शरीर का वजन बढ़ गया है, आभासी भार बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो mg और इसका रिएक्शन फोर्स Fn ऊपर लग रहा है, और अगर लिफ्ट नीचे जा रही है m इंटू a से तो Fn बराबर mg होता है। ठीक है, लेकिन नीचे जा रही है m इंटू a से, नीचे जाने का मतलब माइनस m इंटू a, तो m कॉमन निकालेंगे तो g माइनस a हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो वर्चुअल वेट है, आभासी भार जो है वो कम लगता है रियल वेट से, वास्तविक भार से। तो आप देखे होंगे जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो हम हल्के लगते हैं कि हल्का हो रहे हैं, बताए, है ना, मतलब हमारा वजन जो है वो हल्का हो जा रहा है। अब हमको ये समझना है कि आप नीचे तो आ रहे हैं, लेकिन यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, है ना, अगर नीचे आ रहे हैं और लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाती है तो क्या होगा, तो होगा, चौथा कंडीशन देख लेते हैं। चौथा कंडीशन, लिफ्ट की डोरी टूटने पर A बराबर G हो जाता है, और इस फॉर्मूले को इसमें A बराबर G इसमें रखेंगे तो m इंटू जी माइनस जी 0। मतलब आपका जो फोर्स जो लग रहा था नीचे, जो आपको रिएक्शन फोर्स मिल रहा था, आपको जो भार मिल रहा था वो 0 हो जाता है। मतलब लिफ्ट की डोरी टूटने पर आपको आपका आभासी भार 0 लगता है। ठीक है, और यदि लिफ्ट, पांचवा कंडीशन उसके आगे बना लेंगे, पांचवा कंडीशन, यदि लिफ्ट जो है ये गुरुत्वीय त्वरण से गति करने लगे, मतलब गुरुत्वीय त्वरण से नीचे की ओर गति करने लगे, तो वह व्यक्ति जो है, इसके ऊपर जो व्यक्ति है, इसको अपना आभासी भार 0 प्रतीत होगा, है ना, और ये जो है छत पर जाकर टकरा जाएगा, मतलब लिफ्ट की छत पर जाकर टकरा जाएगा। 5 कंडीशन पढ़ने हैं लिफ्ट को लेकर। अगर लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से नीचे की ओर गति करती है तो व्यक्ति को अपना आभासी भार 0 प्रतीत होता है और व्यक्ति जो है लिफ्ट के छत पर जाकर टकरा जाएगा। तो इस तरह से ये लिफ्ट के 5 कंडीशन है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मैक संख्या। तो देखते हैं मैक संख्या क्या है। तो मैक संख्या के लिए हमको सबसे पहले लिखना होता है एक फॉर्मूला कि मैक संख्या बराबर होता है पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल। तो मैक संख्या बराबर होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, मैक संख्या, और मैक संख्या बराबर होता है पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल। अब मैं ये बोलूं कि यदि मैक संख्या का मान 1 रख देते हैं तो पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल, और पहला कंडीशन क्या बन जाएगा कि ध्वनि को यहां गुणा कर देंगे, तो ध्वनि की चाल बराबर पिंड की चाल। मतलब अगर मैक संख्या का मान 1 हो तो पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होती है। दूसरा, यदि यहाँ मैक संख्या 2 रख दें तो ध्वनि इधर आकर गुणा हो जाएगा, मतलब ध्वनि की चाल गुणित 2 बराबर पिंड की चाल। इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको ये बोलेंगे कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल की 2 गुनी है। अगर मैक संख्या का मान 1 है तो पिंड की चाल ध्वनि के चाल के बराबर होती है। जैसे मेरे मुंह से ध्वनि निकल रहा है तो इसी चाल से, इसी स्पीड से कोई वस्तु आगे बढ़ रहा हो, तो वैसे पिंड, अगर मैक संख्या 2 रख दे तो पिंड की चाल क्या हो जाती है, ध्वनि की चाल की 2 गुनी हो जाती है। अब हमको 3 कंडीशन पढ़ने हैं। यदि मैक संख्या का मान 1 से कम हो, यदि मैक संख्या का मान 1 से 5 हो, और यदि मैक संख्या का मान 5 से ज़्यादा हो। तो यदि मैक संख्या का मान 1 से कम हो, मैक नंबर यहाँ पर लिख देंगे, मैक संख्या का मान 1 से कम हो तो इसको सबसोनिक कहा जाता है। अगर मैक संख्या का मान 1 से 5 हो तो इसको सुपरसोनिक कहा जाता है, और अगर मैक संख्या का मान 5 से ज़्यादा हो तो इसको हाइपरसोनिक कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक। अब हमको समझना ये है कि ये सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक होता क्या है। तो देखिए, आप सुने होंगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। क्या सुना होगा आपने? ब्रह्मोस, जिसकी स्पीड 4 मैक है। तो इससे जो है सुपरसोनिक मिसाइल जो है उसकी स्पीड का पता चला लगाया जाता है मैक नंबर से। क्लियर है? और 1 मैक बराबर होता है 340 मीटर पर सेकंड। याद रखेंगे कितना? 340 मीटर पर सेकंड। तो ब्रह्मोस आपको पता है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हमारे पास है। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कवा नदी, इन दोनों नदियों के नाम पर ही इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मपुत्र और रूस है ना, मस्कवा नदी उसके मस्कवा के नाम पर है ब्रह्मोस। तो इस तरह से आपका हो गया मैक संख्या। इसके बाद हमको अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है केशिकत्व। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है केशिकत्व। चलिए देखते हैं केशिकत्व क्या होता है। तो आप जानते हैं कि केशिकत्व किसको बोलते हैं? जैसे छोटा छोटा नली बन जाता है, मान लेते हैं ये जमीन है, जमीन के नीचे जो है छोटा छोटा ट्यूब बन जाता है ना। छोटे छोटे ट्यूब के माध्यम से इस तरह से क्या होता है, पानी का फव्वारा कहीं कहीं से निकलने लगता है। बचपन में कहीं हम पिकनिक भी गए होंगे तो देखते होंगे कि नीचे से पानी का जो है फव्वारा निकल रहा है। तो इसी को केशिकत्व कहा जाता है। केशिकत्व का ही मतलब होता है सोखना, जैसे स्याही का सोखना। ठीक है, जैसे आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए और अपने टॉवेल के एक सिरे को पानी में डुबा कर रखिए और बाकी सिरे को ऐसे किसी चीज़ में लटका कर रख दीजिए। आप देखेंगे कि 2-4 घंटे के बाद पूरा टॉवेल आपका गीला हो जाएगा। वो सोखना वो केशिकत्व के कारण ही होता है। इस केशिकत्व का जो फॉर्मूला है वो होता है हाइट बराबर h बराबर 2t cos थीटा बराबर बटे rg। जहाँ पर मान लेते हैं इसमें क्या भरा है, तो इसमें भरा है आपका जल। इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। और एक में भरा हुआ है पारा। एक में क्या भरा हुआ है? पारा, मरकरी भरा हुआ है। तो जहां तक ये भरा होगा उसको हाइट कहेंगे। ठीक है, इसके त्रिज्या को, ये जितना चौड़ा त्रिज्या होगा उसको आर कहेंगे। ये भी आर होगा। आर से ये समझते हैं जितना त्रिज्या कम होता है हाइट उतना ज़्यादा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि नीचे की चीज़ जितना कम होती है बगल की चीज़ उतना बढ़ती है। मतलब जितना ट्यूब कम होगा उतना लंबा दूरी केशिकत्व, केशिका नली उतना लंबा बन जाएगा। अब हमको ये समझना है कि यहाँ पर जल जो है, जल इसको इस तरह से बनाना है। मतलब जल जो है, ये जल ये अवतल लेंस की भांति होता है। किसके भांति होता है? अवतल। याद रखेंगे, जल जो है वो अवतल की तरह होता है। मतलब केशिकत्व में जल का आकार कैसा होता है? तो अवतल होता है। जबकि इसी केशिकत्व में पारे का आकार जो है वो कैसा होता है? पारे का आकार तो उत्तल होता है। याद रखेंगे, पारे का आकार उत्तल होता है। दूसरा चीज, यहाँ पर जो एंगल होगा वो 135 डिग्री होता है। याद रखेंगे, पारे के लिए केशिकत्व का एंगल 135 डिग्री होता है। अब हमको समझना है जी। देखिए, जी का मान तो आप जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। त्रिज्या आपको क्वेश्चन में दिया होगा। टी है टेंशन फोर्स, तनाव है। तनाव भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है। थीटा, अगर क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया है तो पारा जो है, अगर क्वेश्चन में पारा बोला है तो 135 ले लेंगे। तो नॉर्मल से अगर रेलवे में पूछा जाता है क्वेश्चन या एसएससी में कहीं भी क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, एसीएफ के एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो अगर थ्रू फार्मूला पूछेगा तो फार्मूले में वैल्यू रख के आपको आंसर निकालना होगा। नॉर्मल व्यापम और पीएससी के कोर्स में फार्मूला ही पूछ लिया जाता है बस, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो इस तरह से केशिकत्व का टॉपिक कवर होता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यांत्रिकी के भाग 3 के बाद ये यांत्रिकी का चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो कार्य ऊर्जा शक्ति के ऊपर होगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।